गुड मॉर्निंग। हम लोग आज बात कर रहे हैं सेकंड पार्ट जो हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर सीए फाउंडेशन का, जिसमें हमारा चैप्टर का नाम है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या होता है, लॉ बनाने की अथॉरिटी क्या होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस किस तरीके से लॉ प्रोवाइड करता है, लॉ के कितने टाइप्स होते हैं, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था। जिस किसी को इसके रिगार्डिंग अगर कन्फ्यूजन है वो प्रीवियस वीडियो जाके देखे। अब हमने पहला जो टॉपिक डिस्कस किया था और उसे छोड़ा था, तो हमने वहां पे ये कहा था कि डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं और वहां पे हमने जाके इसको छोड़ दिया था। तो उसमें उन डिपार्टमेंट्स को अभी मैं थोड़े बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूं, आइडिया आपको दे रहा हूं। ये बहुत डेप्थ में आपके सिलेबस में नहीं है, बट जनरली आपको पता होना चाहिए। उसमें पहला डिपार्टमेंट ये है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। अब इकोनॉमिक अफेयर मतलब आर्थिक मामलों के जो डिपार्टमेंट है वो क्या करती है। तो उसका काम क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाना, बजटिंग करना, जो एक्सटर्नल रिसोर्सेज है, इंडिया से बाहर के जो रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करना, करेंसी के बारे में, जैसे कि किस तरीके से करेंसी के प्राइजेस को फ्लक्चुएशन से बचाना है। ये सारे काम इकोनॉमिक अफेयर से संबंधित जो मामले हैं, ये सारे काम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर करती है। दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। सरकार पब्लिक वेलफेयर में अलग अलग तरह के खर्च करती है, तो ये खर्च का लेखा जोखा, कहां खर्च करना चाहिए, किस सेगमेंट पे खर्च करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि सरकार के पास मान लो कि पब्लिक वेलफेयर के लिए 1000 करोड़ का बजट है, तो पैसा कहां खर्च करेगी। तो ऐसा लगता है कि जो वीकर सेक्शन है उधर खर्च करेगी। तो वीकर सेक्शन कहां पे रहते हैं, कौन से वीकर सेक्शन, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पे खर्च करना है या कास्ट बेसिस वीकर सेक्शन पे खर्च करना है, इसके अकॉर्डिंग ये पॉलिसी बनाई जाती है। तो ये कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर करता है। तीसरा है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए टैक्स। यानी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू क्या करती है कि टैक्स आएगा कैसे, सरकार के पास पैसा कैसे आएगा। सरकार के पास पैसा आने का प्राइमरी दो सोर्स होता है, टैक्स रिसीट एंड नॉन टैक्स रिसीट। यानी कर से होने वाली प्राप्ति, टैक्स से होने वाला प्राप्ति जिसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होता है, और नॉन टैक्स होने वाली प्राप्ति जैसे कि फीस के रूप में सरकार लेती है, 2G 3G या स्पेक्ट्रम इशू होता है उससे सरकार पैसा कलेक्ट करती है। तो ये अलग अलग सोर्सेस से जो पैसा आता है, तो कहां कहां से कितना कितना पैसा आएगा, कौन कौन से टैक्सेस से पैसा आएगा, कहां टैक्स की अमाउंट बढ़ानी है घटानी है, ये सारे काम कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू करता है। अगला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज में कौन सी आती है, जैसे कि कैपिटल मार्केट से संबंधित जो सर्विसेज हैं, मनी मार्केट से रिलेटेड, जो देश में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज देखती है। आखिरी है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। हमारी जो पब्लिक एंटरप्राइजेस सरकारी, जिसे हम बात कहेंगे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इसे नॉर्मली PSUs कहा जाता है। ऐसी एंटरप्राइजेस, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सरकार की ओनरशिप जहां पे आधे से ज्यादा है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, भेल, NTPC, ये सारी कंपनी कौन सी है, पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं। तो उनको मैनेज करने से संबंधित जो डिपार्टमेंट है वो कौन देखता है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। इसके अलावा देश में कुछ जो नेशनल एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट है, उनसे संबंधित भी एक डिपार्टमेंट बनाया गया है। कुल मिला के जितने डिपार्टमेंट्स हमने डिस्कस किए 6 के 6, ये सभी के सभी डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आते हैं, यानी वित्त मंत्रालय का ये हिस्सा है। अब एक एक करके हम आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला नाम है MCA। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था इट इज कॉमन रेगुलेटरी बॉडीज, प्राइमरी रेगुलेटरी बॉडीज में आती हैं। MCA का जो मेन फोकस है वो होता है कंपनी एक्ट के आधार पर। आपको मैं बता दूं, अभी जो कंपनी एक्ट चल रहा है, कंपनी एक्ट 2013 चल रहा है। इसके पहले कंपनी एक्ट 1956 1956 का एक्ट था। तो कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 1956, पार्टनरशिप एक्ट दैट इज अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, ये सारे मुद्दों को डील करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स।
मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, सरकार का मंत्रालय है। और इन कानूनों को जो मैंने कहा कंपनी एक्ट 1956, कंपनी एक्ट 2013, आईबीसी और एलएलपी एक्ट 2008, इन सब चीजों को डिस्कस करता है। इसमें जो ऑपरेट करने वाले जो लोग होते हैं जनरली सिविल सर्वेंट्स होते हैं। ये सिविल सर्वेंट वही होते हैं जो यूपीएससी से जनरली इलेक्ट किए जाते हैं, उन्हें हम लोग सिविल सर्वेंट कहते हैं। यूपीएस या पीसीएस से चुने जाते हैं लोग। इसमें जो हाईएस्ट पोस्ट होती है एमसीए में, वो कौन सी होती है? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, डीजीसीओए, और वो सबसे ऊंचे पद पे होते हैं। और इसका एग्जामिनेशन जो कंडक्ट किया जाता है, एमसीए के जो पोस्ट होती हैं वो सिविल सर्विसेज यूपीएससी से आते हैं। तो ये कुल मिला के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। दूसरा हमारा गृह मंत्री, आपको बता दूं गृह मंत्रालय सबसे अंदरूनी मामलों में सबसे पावरफुल मिनिस्ट्री होती है। आमतौर पे जो हमारा, अगर राज्यों के मामले में बात करूं तो सबसे बड़ा चीफ मिनिस्टर होता है, उसके बाद होम मिनिस्टर होता है। ऐसे ही देश में अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा प्रधानमंत्री होता है और उसके बाद होम मिनिस्टर होता है। तो होम मिनिस्टर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री है। ये इंटीरियर मिनिस्टर है। ये घरेलू शांति, पीस, हार्मनी, सिक्योरिटी, इन सब टॉपिक्स पे डिस्कशन, मतलब इन सब टॉपिक पे नजर रखता है। देश भर में देश की इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा, शांति व्यवस्था, ये सब काम जो है होम मिनिस्ट्री का होता है। आपने सुना होगा बहुत सारे नक्सली, उग्रवादी जो देश के अंदर के हैं, इनसे निपटना, इनसे किस तरीके से डील करना है, ये सब चीजें होम मिनिस्ट्री देखती है। आंतरिक सुरक्षा, पुलिस व्यवस्था, ये भी होम मिनिस्ट्री का ही पार्ट होता है। तो जो होम मिनिस्ट्री है उनमें कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं? तो उसमें पहला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट। बॉर्डर मैनेजमेंट में कौन सा है कि देखो, एक तो होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ। ये नॉर्मली बॉर्डर्स पे लोग होते हैं कि जिसमें बाहर से अंदर लोग ना आ पाए। तो आंतरिक सुरक्षा के लिए जरूरी है कि बाहरी टेररिस्ट जो हैं हमारे पास, जैसे कि कई बार ये देखा गया है कि पाकिस्तानी जो आतंकवादी हैं भारत में आते हैं, तो ये पाकिस्तानी आतंकवादी या कोई भी बाहरी उग्रवादी भारत में किसी तरीके से दाखिल ना हो। तो इसका जो मैनेजमेंट है, कंट्रोल करता है डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट करता है, जो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक मामलों से संबंधित, जो मैंने पुलिस के बारे में कहा, जो मैंने अंदरूनी उग्रवादियों के बारे में, उल्फा आतंकवादी हो गए जैसे कि, या फिर नक्सलवादी हो गए, इनसे सुरक्षा की बात है, तो ये डिपार्टमेंट देखती है। तीसरा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ J&K एंड लद्दाख अफेयर्स, एक अलग से डिपार्टमेंट इनके लिए बनाई गई है। चौथा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ होम। होम मतलब कुल मिला के जो अन्य मामले हैं वो यहां पर डिस्कस किए जाते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस, हर राज्य की अलग अलग अपनी भाषा होती है और देश की हमारी अपनी एक भाषा है। सामान्यतः हमारी राजभाषा हिंदी है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे इंग्लिश का इस्तेमाल होता है और अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं का उपयोग होता है। तो इससे संबंधित भी एक डिपार्टमेंट है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और आखिरी है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, राज्य मामलों से संबंधित, जैसे कि केंद्र सरकार है। मान लो आज के समय में जो हमारे केंद्र सरकार में जो वित्त मंत्री हैं अमित शाह जी हैं, तो वो जो केंद्र सरकार है उसमें राज्यों से संबंधित जो मामले होंगे, पंजाब का, राजस्थान का, बिहार का, यूपी का, इनसे संबंधित जो मामले डिस्कस किए जाएंगे वो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स के द्वारा किए जाएंगे। तो ये सब कौन से डिपार्टमेंट हो गए जो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला डिपार्टमेंट कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इसे हम आम भाषा में कानून मंत्रालय कहेंगे। स्वाभाविक तौर पे ये भी जो गवर्नमेंट है उसकी मिनिस्ट्री है। और ये तीनों मंत्रालय, जो मैंने फाइनेंस मिनिस्ट्री कहा, होम मिनिस्ट्री कहा और अभी मैं लॉ मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूं, ये तीनों मंत्रालय कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। कैबिनेट मंत्रालय जो अपेक्स बॉडी है मंत्रालयों में, मिनिस्ट्रीज में, यानी जो बड़े मंत्रालय है उन्हें कैबिनेट मंत्रालय का दर्जा दिया जाता है। इसमें जो लीगल मैटर हैं, कानूनी मुद्दे हैं, देश में कौन से कानून लागू किए जाने चाहिए, कौन से जो कानून है उसमें परिवर्तन करना है,
जो कानून है उससे पब्लिक वेलफेयर सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे कि 3 तलाक का जो मुद्दा, 3 तलाक को हटाया गया, इससे संबंधित भी कानून जो है वो प्राइमरली मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ही लेके आई थी, लॉ एंड जस्टिस लेके आई थी, जिसमें मुस्लिम विमेंस को अधिकार देने के बारे में बात की गई। ये जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट यानी जो हमारी कानून कौन बनाएगा, तो पार्लियामेंट बनाएगी, देश में पार्लियामेंट बनाती है, इसलिए ये एक लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, लेजिस्लेटिव एक्टिविटी होती है। लेजिस्लेटिव का वर्ड का मतलब होता है विधानसभा, जो हमारे इलेक्टेड लोग होते हैं जहां बैठते हैं वो लेजिस्लेचर कहा जाता है। हमारे देश भर का जो लेजिस्लेचर है वो पार्लियामेंट है और राज्यों का जो लेजिस्लेचर है वो विधानसभा होता है। तो यहाँ पे कानून से संबंधित मामले डील किए जाते हैं। और ये जो लॉ मिनिस्ट्री है ये सरकार को भी कई बार एडवाइस करती है कि उन्हें किस तरीके से स्टेप्स उठाने चाहिए या नहीं चाहिए। इनके अंतर्गत भी 3 डिपार्टमेंट्स हैं। पहला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, जो कानून से संबंधित जो ऑलरेडी कानून बने हुए हैं या बनने चाहिए, इससे संबंधित जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स है। दूसरा है लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, जो नए कानून बनाए जाने हैं उससे संबंधित मामलों को ये देखते हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी न्याय देने के लिए अलग अलग लोगों को काम करने का जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है। तो 3 तरह के इसका पार्ट बन गया। सेबी के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है रेगुलेटरी बॉडी में। सेबी कुल मिला के उन मामलों पे नजर रखती है जैसे कि जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं जिनके शेयर एंड डिबेंचर्स मार्केट में बिकते हैं। मार्केट का मतलब शेयर मार्केट में बिकता है, कैपिटल मार्केट में बिकता है। कुल मिला के मैं एक बात बताऊं, जो भी कंपनियां होती हैं ना, उनमें 2 तरह की कंपनी होती है, आपको पता होगा। एक होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दूसरी होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो कंपनियां जब अपने शेयर को शेयर मार्केट में बेचने जाती हैं तो उन्हें सेबी का अप्रूवल लेना होता है। तो जब शेयर मार्केट में लिस्ट कराने जाती हैं एनएससी या बीएससी में, तो जिस भी कंपनी को अपने शेयरों को या डिबेंचर्स को इन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना होगा तो उन्हें सेबी से अप्रूवल लेना होगा। इन चीजों को यह डील करती है। इससे संबंधित कानून सेबी एक्ट 1992 में बनाया गया। वैसे सेबी को 1988 में एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में बनाया गया, बाद में इसे स्टैट्यूटरी पावर दिया गया, यानी आज के डेट में सेबी एक वैधानिक संस्था है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसकी अपनी कुछ इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जिसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट को कंट्रोल करती है। सिक्योरिटी मार्केट में शेयर एंड डिबेंचर्स आते हैं, कमोडिटी मार्केट्स में जो गोल्ड सिल्वर से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस होते हैं वो ये आते हैं। जितने भी कैपिटल मार्केट से ट्रांजेक्शंस है वो सेबी कंट्रोल करती है। डिटेल में आगे के जो हमारे सिलेबसेस हैं उनमें डिस्कस किया जाएगा, यहां पे इतना ही है। नेक्स्ट पार्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक है, ये एक अपेक्स बॉडी है और ये रेगुलेटरी बॉडी भी है। रेगुलेटरी बॉडी इसलिए है कि बैंकों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है। आरबीआई इससे संबंधित लॉ बनाती है और ये सारे लॉ जो है बैंकों को फॉलो करना होता है। और कहीं ना कहीं आरबीआई का संबंध बैंकिंग के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से भी होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी होता है। क्योंकि फॉरेन रिजर्व्स आरबीआई कंट्रोल करती है, मैनेज करती है। इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर होता है, लेकिन इसकी अपनी कुछ इंडिपेंडेंट पावर अथॉरिटी होती है जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री से अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कमर्शियल बैंक्स हैं, नॉर्मल बैंक्स हैं, उन्हें लाइसेंस प्रोवाइड करती है, उनके लिए रूल रेगुलेशन बनाती है। आपको पता है कि जैसे हमारे यहाँ जो इंडियन आरबीआई है वो नोट भी प्रिंट करती है, उनके पास 1 रुपए के नोट के अलावा सभी नोट प्रिंट करने का अधिकार होता है। सरकार के आधार पर, सरकार के बिहाफ पर आरबीआई टैक्स कलेक्शन करती है और सरकारी जो फंड होता है कहीं ना कहीं आरबीआई के पास कंट्रोल होता है। इसके बाद आईबीबीआई है। इसे आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, कुल मिला के आपको इतना समझ लेना चाहिए कि बैंक करप्सी कोड जो है इंसॉल्वेंसी और बैंक करप्सी से रिलेटेड मुद्दे यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं और ये 1 अक्टूबर 2016 में एप्लीकेबल किया गया था, ये एस्टेब्लिश किया गया था और ये भी स्टैट्यूटरी एक तरीके से रेगुलेटरी बॉडी है। अब यहाँ तक तो हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को डिस्कस किया।
अब हम भारत के जुडिशियल सिस्टम के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि अभी मैंने कहा कॉमन लॉ के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो डिसीजन देगी वो भी एक तरह से लॉ बन जाता है। तो जो जुडिशियल सिस्टम है वो कैसे काम करता है, तो मुख्य रूप से 3 लेवल्स ऑफ कोर्ट्स होते हैं, ज्यादा भी होते हैं बट प्राइमरी 3 होते हैं। सबसे निचले लेवल का जो कोर्ट है दैट इज लोअर कोर्ट, जिला अदालत कहते हैं हिंदी में। दूसरा है हाई कोर्ट और तीसरा है सुप्रीम कोर्ट। जिला अदालत जो है वो डिस्ट्रिक्ट बेसिस पे काम करती है, जो हाई कोर्ट्स हैं वो राज्य बेसिस पे काम करते हैं और सुप्रीम कोर्ट नेशनल बेसिस पे काम करती है। इनका कुल मिलाकर जो फंक्शन है ये क्या है? पहला फंक्शन है इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्ट एंड लॉज एंड कोड्स। जो भी कानून बनाया गया है उसका क्या मतलब है। कई बार एक कानून के अर्थ अलग अलग निकाले जाते हैं, हर कोई अपने फेवर के हिसाब से लॉ का मीनिंग निकालता है। तो इन लॉ को इंटरप्रेट करने का अधिकार किसके पास है? कहीं ना कहीं कोर्ट्स के पास है। कई बार आप किसी लॉ का अर्थ कुछ और निकाल रहे हो, मैं कुछ और निकाल रहे हैं। अगर हम कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट डिफाइन करेगी कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होना चाहिए। दूसरा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। जो विवाद होता है, झगड़े होते हैं, खास तौर पे अगर मैं बात करूं राज्यों के बीच में जो विवाद है, यानी अलग अलग राज्य, जैसे कई बार पंजाब और हरियाणा सरकार पराली के मुद्दे पे लड़ाई कर रहे होते हैं कि पॉल्यूशन किसकी वजह से ज्यादा हो रहा है, या किसी भी मुद्दे पे अगर आपस में विवाद हो तो उस विवाद का निपटारा कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करती है। उसके अलावा सामान्य विवाद भी, लोगों के जो केसेस होते हैं वो भी कोर्ट में पहुंचते हैं। एंड साथ में लोगों के बीच में, नागरिकों के बीच में समानता, बराबरी, फेयरनेस को लागू करना, इंप्लीमेंट करना, इसका भी काम कहीं ना कहीं जुडिशरी सिस्टम के पास है। जुडिशरी सिस्टम में सबसे ऊंचे पद पे जो है दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारी टॉप मोस्ट एपेक्स बॉडी है जुडिशियल सिस्टम की। सुप्रीम कोर्ट में टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने होते हैं? तो दैट इज टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटी इज नाउ 34 जजेस। 34 जज एक साथ बैठ सकते हैं, मतलब 34 बेंच हैं। ये सभी जजेस अलग अलग भी बैठ सकते हैं और ग्रुप में भी बैठ सकते हैं। वैसे प्रेजेंटली ये 33 हैं बट कैपेसिटी इज 34 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। इनिशियली इट वाज 7। बेंच का मतलब होता है कि जैसे एक सिंगल जज किसी भी केस को लेता है, तो वो जो जज एक केस को लेता है तो उसे कहा जाता है सिंगल बेंच जज, यानी सिंगल बेंच कहा जाएगा। अगर 2 जजेस मिलकर करेंगे तो डबल बेंच, 5 जजेस मिलकर करेंगे तो क्या होगा? 5 जज बेंच। तो इस तरीके से है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि टोटल इनिशियली इट वाज 7 बट राइट नाउ इट हैज बीन इंक्रीज टू 34 बेंचेस। इंडिविजुअली हो सकते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में बनाए जा सकते हैं। ये इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद हमारे पास क्या आता है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट हमारे यहाँ स्टेट बेसिस कोर्ट्स है। जनरली एक राज्य में एक कोर्ट होता है, जबकि जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ जो हाई कोर्ट्स है वो जैसे कि पंजाब का हाई कोर्ट और हरियाणा का हाई कोर्ट चंडीगढ़ में है। दिल्ली एक राज्य नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, इसके बावजूद भी यहाँ पे हाई कोर्ट है। वैसे जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये डिसीजंस देते हैं, ये नॉर्मली इज इक्विवेलेंट ऑफ द लॉ माना जाता है, इसे लॉ माना जाएगा। आर्टिकल 214 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है देयर मस्ट बी अ हाई कोर्ट इन ईच स्टेट, बट अभी भी ईच स्टेट में हाई कोर्ट्स नहीं है। द हाई कोर्ट हैज appellant एंड द ओरिजिनल जुडिशियल जुरिडिक्शन एंड सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन। हाई कोर्ट जो होता है एक राज्य में सबसे बड़ा जुडिशियल सिस्टम का सुपरवाइजर होता है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन उसके पास होता है जिस राज्य में है, जिस राज्य में वो सिचुएटेड है, उस राज्य का जुरिडिक्शन उस हाई कोर्ट में होता है। यहां पे वन ऑफ ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, 6 स्टेट्स शेयर अ सिंगल हाई कोर्ट। एन इंडिविजुअल कैन सीक रेमेडी अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो सीधा हाई कोर्ट में जा सकता है। मैंने पहले कहा था कि नॉर्मली लोअर कोर्ट में पहले केस जाता है, वहां पे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो तो हाई कोर्ट में अपील जाता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे वो डायरेक्टली हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इसके बाद जो लोकल लेवल पे कोर्ट्स होते हैं दैट्स कॉल्ड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट।
इसे हिंदी में जिला अदालत कहते हैं। ये नॉर्मली एक डिस्ट्रिक्ट में होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन उस इलाके में होने वाले जो भी इवेंट है, जो भी उस इलाके में मान लो क्राइम हुआ है, तो उससे संबंधित उस कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन डिटरमाइन होता है। कई बार जो एग्रीमेंट्स बनाए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं, तो उसमें ज्यूरिडिक्शन डिफाइन हो जाता है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कोई एग्रीमेंट करता है और मैटर ऑफ एग्रीमेंट कहीं और का है, यानी यहां पे 3 अलग अलग प्लेसेस हो सकते हैं, तो जो भी एग्रीमेंट के हिसाब से प्लेस ऑफ ज्यूरिडिक्शन होगा, नॉर्मली वो ज्यूरिडिक्शन डिटरमाइन होगा। ये हाई कोर्ट से बिलो का अथॉरिटी है, यानी एक राज्य में नॉर्मली एक हाई कोर्ट होता है, जबकि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकते हैं। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में ऑलमोस्ट 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से कोर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, डिवाइडेड हैं। इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जजेस हैं डील विद द सिविल लॉ मैटर, दैट इज कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट। कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट का मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, पार्टनरशिप एक्ट, इनसे संबंधित जो भी मामले होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्कस किए जाते हैं। क्लेम ऑफ डैमेजेस, किसी को किसी वजह से, किसी दूसरे वजह से डैमेज हुआ, नुकसान हुआ, तो उसकी भरपाई करने के लिए जो केसेस जाएगा वो नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इनिशियली जाएगा। वहां से अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो आप आगे जाके हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये दैट इज ए टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, मतलब टेरिटोरियल का मतलब जिस दायरे में वो इलाका है उसके ज्यूरिडिक्शन में वो पड़ता है। और सबसे नीचे है, सबसे लास्ट में है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स जो होते हैं एक्चुअली ये बड़े शहरों में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, बड़े शहरों में अलोकेट किए गए हैं। ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज में अलोकेट हैं, और ऐसे सिटी को जहां पे 10 लाख से ज्यादा की आबादी है उन्हें मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा जाता है। तो उन राज्यों में स्पीडी प्रोसेस के लिए इस तरह के कोर्ट को डिजाइन किया गया है। ये डिजाइन की जो कोर्ट्स बनाए गए हैं ये कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट्स के हिसाब से बनाए गए हैं। इसमें चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है, उसके पास पावर होती है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है, और उसकी पावर इक्विवेलेंट ऑफ जज के बराबर होती है। तो नॉर्मली ये जो ये पोस्ट दिया जाता है, ये फर्स्ट क्लास ऑफ मजिस्ट्रेट को ये पोस्ट दिया जाता है। तो ये हमारा कोर्ट सिस्टम है, एंड दिस इज द लास्ट ऑफ दिस टॉपिक ये खत्म हो गया यहां पे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, स्मॉल पार्ट्स होगा लेकिन फिर भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।